नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी विंध्य की विसात की। बीजेपी के बागी नारायण त्रिपाठी अपनी विंध्य जनता पार्टी के साथ चुनाव मैदान में आ गए हैं। उन्होंने 25 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिनमें विंध्य की 20 सीटें शामिल हैं। नारायण त्रिपाठी की सीधी टक्कर बीजेपी से मानी जा रही है, क्योंकि यह क्षेत्र बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। हालांकि बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस इस पार्टी को ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रही। ऐसे में सवाल ये है कि क्या विंध्य में नारायण त्रिपाठी की पार्टी कोई असर दिखा पाएगी, और आखिर बीजेपी और कांग्रेस को विंध्य जनता पार्टी कितनी टक्कर दे पाएगी। आज चर्चा इन्हीं को लेकर करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। विंध्य में जंग होगी कड़ी। विंध्य जनता पार्टी मैदान में उतरी। 25 उम्मीदवारों का किया ऐलान। बीजेपी और कांग्रेस को कितना होगा नुकसान। बीजेपी के बागी नारायण त्रिपाठी अपनी विंध्य जनता पार्टी के साथ चुनावी मैदान में आ चुके हैं। 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद उन्होंने 25 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। विंध्य की 30 सीटों में से 20 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं, तो नारायण त्रिपाठी खुद मैयर सीट से चुनाव लड़ेंगे। इतना ही नहीं, पहली सूची में पार्टी ने 5 अन्य सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें एक सीट भोपाल, एक इंदौर, एक बुंदेलखंड और 2 सीटें महाकौशल क्षेत्र से आती हैं। नारायण त्रिपाठी विंध्य क्षेत्र से बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। वे लंबे समय से विंध्य को अलग प्रदेश बनाने की मांग करते रहे। हालांकि उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने पर उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लिया। इसमें वो लोग आ रहे हैं जो एक क्रांतिकारी के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में जो शामिल हुए थे, उसी तरह के विंध्य के पुनर्निर्माण में शामिल होने के लिए आए हैं। उनको हम शामिल किए। 25 सीट आज घोषित किया। हम 44 सीट लड़ाने का हमारा प्लान है। नारायण त्रिपाठी ने अपनी पार्टी से 11 ब्राह्मण, 1 मुस्लिम और 1 महिला को टिकट दिया है। जाहिर है कि विंध्य को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लिहाजा नारायण त्रिपाठी की पार्टी इस क्षेत्र में बीजेपी का खेल बिगाड़ने की कोशिश करेगी और यही चुनौती कांग्रेस के सामने भी होगी। हालांकि दोनों दल इस पार्टी को कैसे देख रहे हैं वो भी जान लीजिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विशाल समुद्र, एक विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। जो उसकी विचारधारा से जुड़कर रहता है, उसको जनता का समर्थन मिलता है, जनता का आशीर्वाद मिलता है। और हमने कई उदाहरण देखे, जो भाजपा के पास आया है, निश्चित तौर पे भाजपा ने उसको अपनाया और जनता का समर्थन उसके साथ हो गया। क्योंकि भाजपा की नीतियां राष्ट्रहित वाली है, राष्ट्रवाद वाली है, देश हित वाली, समाज हित वाली, तो निश्चित तौर पर भाजपा के साथ देश की जनता का, प्रदेश की जनता का समर्थन है। और जिसने भाजपा के विचारधारा को छोड़ा, उसका असर हमने देखा। इतिहास गवाह है, कई लोग भाजपा से अलग होकर अलग दल बनाए, अलग चुनाव लड़े, वो चुनाव ही नहीं जीत पाए। उनका असर क्या वो सबने देखा। और यह जो नारायण त्रिपाठी जी वाली पार्टी, अब इनके बारे में कुछ बोलने की बजाय मैं तो इतना ही कहूंगा कि परिणाम का इंतजार करिए। इनकी स्थिति जनता खुद देख लेगी। नारायण त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। विंध्य को लेकर उनकी पार्टी से विरोधाभास भी था। यदि विंध्य प्रांत की मांग को लेकर वो अपनी पार्टी लड़ा रहे हैं तो उनको संवैधानिक अधिकार है और वो उनके लक्ष्य में प्राप्त करें। उस लक्ष्य को हमारी उनके प्रति शुभकामनाएं। उनकी पार्टी से नुकसान किसे होगा वो वक्त बताएगा, मगर कांग्रेस को नहीं। 2018 में नारायण त्रिपाठी बीजेपी से विधायक चुने गए, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। इसके बाद कांग्रेस ने भी उन्हें भाव नहीं दिया। लिहाजा नाराज होकर नारायण त्रिपाठी ने अपनी पार्टी बनाकर प्रत्याशी उतार दिए हैं। अब विंध्य में नारायण की पार्टी कितनी चुनौती बीजेपी और कांग्रेस को दे पाएगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। और बीजेपी के जवाब में वीजेपी, विंध्य जनता पार्टी, तो नाम भी मिलता जुलता ही चुना है, लेकिन क्या लग रहा है कि काम भी मिलता जुलता हो पाएगा? देखिए मनोज जी, राजनीति में
नैरेटिव और विश्वसनीयता, ये बड़ा गंभीर विषय। और जिस दिन हमने, आपकी आवाज नहीं आ रही शर्मा जी, अनम्यूट कर लीजिए आप। जिस दिन हमने विश्वसनीयता और नैरेटिव के मामले में सफलता प्राप्त कर ली, तब हमें जनता स्वीकार करेगी। नारायण त्रिपाठी जी ब्राह्मण चेहरा हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैयर जैसी धार्मिक स्थल जो है, बड़ी धर्म नगरी से जो है वो विधायक है कई बार से, लेकिन उनका जो इतिहास है वो ये है कि पहली बार वो 2003 में समाजवादी पार्टी से जीते, अगला चुनाव उन्होंने कांग्रेस से जीता, एक अगला चुनाव वो हार गए समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस में शामिल हो गए, अगला चुनाव उन्होंने कांग्रेस से जीता, बीच में भाजपा में आ गए राहुल भैया से नाराजगी कारण। उसके बाद उन्होंने 2 चुनाव वहां जीते। 2018 में कमलनाथ जी की सरकार बनी तो आपको मालूम ही है कि कोल और त्रिपाठी 2 ही व्यक्ति ऐसे थे जो शरद कोल, नारायण त्रिपाठी, वो कबड्डी का पाला ऐसा था, एक पैर उनका सीएम हाउस में होता था, एक बाहर होता था बीजेपी दफ्तर, एक बाहर होता था। हाँ, तो इससे ये था कि इन्होंने अपनी विश्वसनीयता पर सवाल उठा लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ विश्वसनीयता चलेगी, लेकिन सवाल तो क्षेत्र में उठ ही जाता है कि ये कोई विश्वसनीय व्यक्ति है कि नहीं है, अगला टिकट दिया जाए कि नहीं दिया जाए। ऐसे दल बदलू मानसिकता वाले व्यक्ति को जो सत्ता दूसरे की देख करके थोड़े बहुत अंतर वाली स्थिति में भी जाके खड़ा हो जाए तो नेचुरली पार्टी उसके बारे में विचार करके टिकट नहीं देगी, कोई भी नहीं देगा, ऐसा माना जा सकता था। तो इसलिए बीजेपी ने इसको टिकट नहीं दिया। इनका सबसे बड़ी डिमांड जो थी वो जिला बनाने की थी मैयर को, और आपको भी मालूम है कि कमलनाथ जी जिला बनाने की बात कह रहे हैं, इसलिए मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। बार बार यही हम सब लोगों को, मीडिया के लोगों को कहते थे। वो बाद में मालूम चला कि कमलनाथ जी ने तो घोषणा करी ना करी हो, लेकिन शिवराज जी ने जिला बना भी दिया। अब जिला बना दिया तो इनके पास कोई डिमांड नहीं रही, टिकट जो है मिलना नहीं थी। ऐसी स्थिति में इन्होंने विंध्य प्रदेश की मांग की है। आज मैं कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय के मिश्रा जी को सुन रहा था अभी आपके चैनल पर, उन्होंने सहानुभूति व्यक्त की है, लेकिन ये नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी विंध्य प्रदेश बनाए जाने की पक्षधर है। ये स्पष्ट होना चाहिए कि भाजपा इसके पक्ष में है या नहीं है, कांग्रेस इसके पक्ष में है या नहीं है विंध्य प्रदेश बनाए जाने के मामले को लेकर के। मुझे नहीं लगता कि लेकिन पृथक बुंदेलखंड को लेकर तो इससे बड़े आंदोलन हुए, ये तो जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं, जब वो नहीं बन पाया। हाँ, तो संभव नहीं। मैं वही अगली लाइन यही बोलने जा रहा था कि मुझे नहीं लगता कि विंध्य प्रदेश जैसा कोई वातावरण है, और ना ही ये कोई आगे सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा उसके पास आर्थिक संसाधन होने वाले नहीं है, बहुत ज्यादा उनके पास जो है नेचुरल सोर्सेस है नहीं है, बहुत ज्यादा जो है बड़ा मार्केट नहीं है वहां ताकि रेवेन्यूज आ सके। तो ऐसा कोई है ही नहीं मामला जहां प्रदेश अलग से बना करके भी जो है वहां कोई बहुत बड़ी संपन्नता प्राप्त की जा सके। तो इसलिए विंध्य प्रदेश जो है लॉजिकली, जैसे छत्तीसगढ़ बना तो सबको मालूम था कि छत्तीसगढ़ के पास जो है नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, इसलिए जो है छत्तीसगढ़ सर्वाइव कर जाएगा, झारखंड सर्वाइव कर जाएगा, उत्तराखंड सर्वाइव कर जाएगा। तो छोटे राज्य तो सरवाइव करने की पोजीशन में क्रिएट करेंगे तो लाभ होगा, अन्यथा तो लाभ हो ही नहीं सकता। इसलिए विंध्य प्रदेश की बात जो है नारायण त्रिपाठी जी की एक सुगुफा तो बन सकती है, आंदोलन नहीं बन सकती। अब वो कह रहे हैं हमने क्रांतिकारी लोग इकट्ठे हुए हैं, तो क्रांतिकारी मतलब क्या? आप भारत पाकिस्तान बंटवारे वाला मामला लाना चाहते हैं, अंग्रेजों के साथ युद्ध करना चाहते हैं कि आखिर क्या है आपका क्रांतिकारी बनने के पीछे का? तो ले दे करके अपने आप को अगली बार विधायक बनाने के लिए एक मुहिम कैसे चलाई जा सकती है, मुझे यहां तक ही दिखाई देता है जी। अगली बात यह है मनोज जी कि मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय दल जो है वो पनप नहीं पाया अभी तक। ना तो वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी ने पार्टी बनाई थी वो पनप पाई, ना माधवराव जी ने बनाया पाई वो चल पाई, ना जो है अर्जुन सिंह जी ने बनाई वो चल पाई, ना उमा भारती ने बनाई वो चल पाई। तो नारायण त्रिपाठी जी कोई इतना बड़ा फेस नहीं है कि वो एक राजनीतिक पार्टी को चला ले, सरवाइव कर जाए, क्योंकि बहुत पैसा लगता है। कोई छोटा सा संगठन चलाने में बहुत पैसा लगता है, राजनीतिक पार्टी तो बहुत बड़ा काम है। इसलिए आप यदि अपने कैंडिडेट को 2-2 करोड़ भी 1-1 करोड़ भी दोगे या 50-50 लाख भी दोगे, तब भी कहां से लाओगे इतने पैसा? आपने 44 कैंडिडेट की बात कर ली, तो 44 करोड़ तो सही है आपके पास ना। आपकी पार्टी ऐसी जहां कैंडिडेट से आप पैसा लेके टिकट दे दो। जिनको आपने दिया उनमें तो हमको लगा ही नहीं कि कोई भी जो है इतना बड़ा आदमी कि इनको दे देगा मायावती के स्टाइल में कि जो है हम टिकट लेना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति भी नहीं दिखाई दे रही। अच्छा, बागी जो होगा कांग्रेस भाजपा का, वो यदि जाएगा तो या तो आम आदमी पार्टी में जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर वो पार्टी है, तो
भाई उसकी 2 राज्यों में सरकार है, उसके पास फंड है, उसको चंदा वसूलना आता है, उसे शराब नीतियों के अंतर्गत भी पैसा इकट्ठा करना आता है। तो इनको क्या आता है? इनको कंट्रोवर्सी पैदा करना हो सकता और बहुत कुछ आता हो, लेकिन अभी सामने नहीं आया हो क्योंकि अभी ईडी पहुंची नहीं है। तो ब्रजेश जी, एक और जो नैतिकता की बात हो रही थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि उदाहरण है अजब सिंह कुशवाहा का सुमावली से टिकट काटती कांग्रेस, शाम को वो बसपा का दामन थामते टिकट ले आते हैं, सुबह कांग्रेस फिर टिकट देती है, तो उनकी बदले जिन सिकरवार को टिकट मिलता है वो बसपा में चले जाते हैं। हमने देखा संजू कुशवाहा भिंड में, वो बसपा का दामन छोड़ के भाजपा के साथ खड़े होते हैं, बीजेपी नरेंद्र कुशवाहा को टिकट देती, शाम को बसपा का टिकट ले आते हैं। लेकिन नारायण त्रिपाठी को कोई टिकट देने को तैयार नहीं, बावजूद इसके कि वो एक अलग पार्टी बनाने की बात करते हैं, एक अलग प्रदेश बनाने की बात करते हैं, नया जिला बनाने की बात करते हैं, और सारे दल उनको आजमा चुके हैं, और वो भी सारे दल को आजमा चुके हैं कि बसपा सपा, बसपा नहीं जा पाए वो, लेकिन सपा की बात कर लें, बीजेपी कांग्रेस। तो आखिर क्या कारण है कि जो शर्मा जी ने भी कहा कि उनसे पार्टियों ने किनारा कर लिया? देखिए मनोज जी, एक तो हो गई कि नैतिकता नहीं बची है, जहां आदमी को लगता है उस पार्टी में चला जाता है, उसके आपने तमाम उदाहरण बताए। नारायण त्रिपाठी पे कोई भरोसा क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि नारायण त्रिपाठी इतनी बार दल बदल चुके हैं मनोज जी, इतनी बार पार्टियों के भरोसे पर खरा नहीं उतरे हैं वो। इस वजह से जो उनकी एक छवि है ना, जो उनका एक चेहरा, जो उनका चरित्र एकदम राजनीति में सामने आ गया है। चाहे वो कांग्रेस में, बीजेपी में रहते हुए कांग्रेस की भाषा बोलते। आप तो ये देखिए कि चुनाव में जाने से पहले बीजेपी ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की ना, इसके बावजूद जब जिला बनाने की घोषणा की तो उन्होंने क्या किया? एक पोस्टर लगाया एक जैसा, एक तरफ कमलनाथ थे, एक तरफ शिवराज सिंह, तो 2 नाव पे आप सवारी कर रहे थे मनोज जी, तो डूबना आपका तय था। जब आप यही तय नहीं कर पाए हो कि किसने जिला बना दिया, तो आपने कहा कमलनाथ ने भी प्रयास किए थे। प्रयास क्या किए थे आप बताइए? वो तो चाहते बना सकते थे। तो आप श्रेय भी जब आप चिन कर दे रहे हो, अपने नफा नुकसान को देखते रहे, तो जब दोनों ने देखा कि भाई एक तरफा कहीं नहीं है, ना आप बीजेपी के रहे, ना कांग्रेस की रहे, ना इधर के रहे, ना उधर के रहे, तो ये तो उनके साथ होना ही था, क्योंकि वो दोनों नाव पे सवारी कर रहे थे। यदि वो एक तरफा कांग्रेस के पास चले जाते तो निश्चित तौर पर फायदा हो जाता, या बीजेपी के पास चले जाते तो टिकट देते थे। बीजेपी पे जिस तरह से उनके बार बार सुर बदल रहे थे, बीडी शर्मा ने उनको बुला के 2 बार चिट्ठियां लिखते थे, हाँ चिट्ठियां लिख रहे थे, अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, तो ये तो तय था कि बीजेपी उनको किनारे कर देगी, चूंकि अभी उन पर ऐसी कोई कार्रवाई करके उनको हीरो नहीं बनाना चाहती, लेकिन उनका टिकट कटना तय था, ये वो भी मान रहे थे। लेकिन उनको पता नहीं कौन सा वो लगा कि हाँ हो सकता है कि हमको टिकट दे दें, लेकिन उनको मिलना नहीं था। और अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि बीच में एक खबर आई थी मनोज जी, आपने भी सुनी होगी, शर्मा जी ने भी सुनी होगी, कि वो अपनी जो पार्टी है ना, जो बनाई है उनने बिंद की पार्टी बनाई है, उस पार्टी के साथ कांग्रेस में विलय होने की खबरें आई थी। लेकिन फिर क्यों नहीं विलय हुए? निश्चित तौर पर सौदेबाजी नहीं हुई, या उनको लगा कांग्रेस को भी उन पर भरोसा नहीं रहा कि ये भरोसे लायक नहीं है, पिछली बार की तरह ऐसी परिस्थितियां रही तो ये हो सकता है पाला बदल के चले जाएं, तो उन पर किसी ने भरोसा नहीं किया। और इसलिए भरोसा नहीं किया क्योंकि मान रही है कांग्रेस भी कि हम सत्ता में आ सकते हैं, बीजेपी मान रही है कि हम सत्ता में बरकरार रह सकते हैं, और कांटे का मुकाबला है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो जब ऐसा कांटे का मुकाबला हो तो कोई भस्मासुर पर, इस तरह के जिन पर भरोसा ना हो, उन पर कौन दाव लगाएगा? एक बार जब कांग्रेस गच्चा खा चुकी है तो उसका तो सवाल ही नहीं उठता है। तो उनने भी इनको इधर उधर लटकाया और आखिरी में इनसे राम राम कर ली। तो अब उनकी बिंद पार्टी वो दरअसल इसलिए खड़ी कर रहे हैं, इसलिए उसका राग छेड़ रहे हैं कि वो बिंद के नेता बनना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए जितने भी 20 उम्मीदवार घोषित किए, कोई उनके पीछे दमदार चेहरा, कोई चर्चित चेहरा, कोई लोकप्रिय चेहरा ऐसा कोई आया, ऐसा कोई आंदोलन खड़ा हुआ? जिस तरह के वो आंदोलन छेड़ रहे थे या जिस तरह की बात कर रहे थे, वो चंद उनके समर्थक थे जो लगातार वो राजनीति में सक्रिय हैं, तो इतने समर्थक वो निश्चित तौर पर उनके फॉलोअर्स हो सकते हैं। तो वो कोई ऐसा बिंद का चेहरा नहीं है, ना चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं। यदि इतना बड़ा चेहरा होते, इतनी बड़ी काबिलियत होती उनमें कि 2-4 सीटें जिता सकते, तो 2 बार चुनाव क्यों हारते? और इतनी बड़ी काबिलियत होती तो राजनीतिक दल इतने मूर्ख तो है नहीं है, तमाम तरह का नेटवर्क है उनका, एक एक चीज़ नीचे से आती है, उनको तो पलक पावड़े बिछा लेते। चलिए बीजेपी नहीं बिछाती, वो एक संगठन के हिसाब से चलती है कि उसको इसकी परवाह नहीं है कि बड़ा नेता है या छोटा नेता है। जो संगठन के खिलाफ जाता है वो किनारे कर देती है, बड़े बड़े नेताओं को किनारे कर दिया उन्होंने, लोकप्रिय नेताओं को, जो मास लीडर थे उनको किनारे कर दिया। तो नारायण त्रिपाठी क्या, लेकिन कांग्रेस तो उनको सर पर बिठा लेती मनोज जी, लेकिन क्यों नहीं बिठाया? तो जो आपकी गतिविधियां हुई जो 2018 के बाद से, इससे पहले भी आपने किस तरह से कांग्रेस सपा और जिस तरह से आपने राहुल भैया के साथ, जिस तरह अजय सिंह के साथ आपने किया था, तो आपको तो कोई साथ रखेगा ही ना मनोज जी। तो अब आपके साथ यही होगा कि कोई नहीं है तो भैया अपनी ताकत दिखा लो। मुझे लगता है कि ताकत एक सीट जीतना भी उनके लिए मुश्किल है, और ये नारायण त्रिपाठी का या तो हो सकता है कि उनके सितारे बड़े बुलंद हों
तो वो एक अलग पहचान बना रहे हैं, नहीं तो राजनीति में गुम होने की स्थिति में आ गए हैं वो। बिल्कुल, क्योंकि बड़े बड़े सूरजों को हमने होते देखा राजनीति। लेकिन शर्मा जी एक और चीज़ है कि 11 ब्राह्मण उम्मीदवार, तो जो एक स्पेस खाली है विंध्य की राजनीति में, उनको लग रहा है कि बीजेपी के अतिरिक्त, क्योंकि कांग्रेस ने जो कुछ किया तिवारी परिवार के संग, सिद्धार्थ तिवारी जो चले गए छोड़कर, इसके बाद कांग्रेस के पास कोई सा ब्राह्मण चेहरा नहीं है, तो उसमें शायद वो स्पेस तलाश रहे हैं, इसलिए कई उन्होंने आदिवासी सीटों पे भी उतार दिए है। वो विंध्य की बात कर रहे थे, हमने देखा बुंदेलखंड में भी घुस गए हैं, भोपाल में भी टिकट दे दिया उन्होंने, इंदौर में भी टिकट दे दिया। और जो ब्रजेश भी कह रहे थे, लेकिन उनमें भी ऐसा कोई नामचीन चेहरा नहीं है कि जिसको लेके जनता में कोई इसकी पहचान हो। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या वो खुद का चुनाव बचाएंगे, नारायण त्रिपाठी सीट बचाएंगे, या बाकियों के लिए प्रचार करेंगे? क्योंकि वो इतने बड़े नेता भी नहीं है कि एक बार नामांकन के बाद वो कहते हैं कि ठीक है जनता मेरा चुनाव लड़ लेगी, मैं बाकी जगह प्रचार करूंगा। देखिए मनोज जी, एक चीज और राजनीति की है, उसको हमें समझना होगा जी। तो मुझे ये लगता है कि ये कमलनाथ जी के साथ जो विलय जैसी बातें बता रहे थे ब्रजेश जी, ये खबर का कहीं न कहीं एंड ये भी हो सकता है कि इनको ये कहा गया होगा कि भाजपा विंध्य में शक्तिशाली है, तुम कांग्रेस में मिलने के बाद कांग्रेस हो जाओगे, और ब्राह्मण लड़ा करके, क्योंकि विंध्य क्षेत्र तो ब्राह्मण प्रभाव का क्षेत्र है, तो आप ब्राह्मण लड़ा करके और वहां से जितने भी वोट काटे जा सकते हैं तो भाजपा को हराओगे तो हमारी सीटें बढ़ सकती हैं। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के कहने पर इस रणनीति पर काम कर रहे होंगे, ये एक ऑप्शन। लेकिन फिर ऐसे चेहरे उतार देते वो नहीं, नाम से, इनके नाम से ही मिलेंगे वोट, चेहरों को कहां से दे देंगे? चेहरा इनके पास क्यों जाएगा भाई, जब कोई दमदार आदमी है ही नहीं। मतलब मैं तो व्यक्तिगत रूप से मान के चलता हूं कि मैयर के बाहर इनका क्या राजनीतिक वजूद है? बिल्कुल भाई, मैयर में ये 2-3 दलों से चुनाव जीते हैं, इसका मतलब ये है कि इनका अपना प्रभाव है, लेकिन मैयर से बाहर तो इनका कोई प्रभाव ही नहीं है। अच्छा, विंध्य यदि प्रदेश की बात करेंगे तो अर्जुन सिंह को गौण नहीं किया जा सकता, श्रीनिवास तिवारी साहब के परिवार को या उनके विचार को गौण नहीं किया जा सकता। तो जब तक इन पर बड़े परिवारों की तरफ से कोई डिमांड नहीं उठती है, आप कैसे विंध्य प्रदेश की बात कर लेंगे? कि आप जो है कमलेश्वर सिंह को भूल सकते हैं क्या? वहां आप जो है बाकी के जो बीजेपी के वहां के नेता हैं उनको छोड़ सकते हैं क्या? आज यदि बीजेपी ने टिकट नहीं दिया केदार शुक्ला जी को तो आप अपने साथ मिलाते ना, तब समझ में आती कि विंध्य के अंदर आप ये एक से दो हो रहे हैं आपके पास। तो विंध्य प्रदेश के लिए बड़े नाम हैं, वहां के आदिवासी बड़े चेहरे हैं, आप उनको शामिल किए बगैर विंध्य प्रदेश का आंदोलन खड़ा ही नहीं कर सकते। तो इसलिए मुझे ये लग रहा है, जो हम तीनों का एक मत बन रहा है कि ये अपनी सीट को बचाने की जद्दोजहद में कैंडिडेट लड़ा रहे हैं, कि लोग इनको समझाएंगे, इनके साथ समझौता करेंगे, आने वाले समय में ये कह देंगे भैया तू तेरा विड्रॉ कर ले, तेरे पास तो चुनाव चिन्ह नहीं है, निर्दलीय का चुनाव चिन्ह मिलेगा तेरे को, तो कोई पार्टी का तो मिलना नहीं है, क्योंकि अभी तक तो आपकी पार्टी रजिस्टर्ड ही नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति में कहीं मुझे ये नहीं लगता कि ये अपनी सीट के अलावा कोई बड़ा दाव खेलने जैसी स्थिति में है। अच्छा, एक चीज और भी आती, बहुत सी पार्टियां बनती हैं, 4 दिन चर्चा में आती हैं, हमने इस पर चर्चा प्रारंभ कर दी तो शायद इनके 200-400-500 वोट और बढ़ जाएंगे और कुछ फर्क पड़ जाएगा कि भाई मनोज जी के कार्यक्रम में भी हमने इनका नाम सुना था, तो ये एक प्रभाव पड़ जाए, ये बात अलग है। अदरवाइज लोग क्यों अपना वोट खराब करेंगे? आज अच्छे से ये समझ में आ गया। आप देखिए, मैं फिर से एक बात आपके सामने कह रहा हूं जो मैं अनेकों बार कह चुका हूं, लेकिन मैं एक प्रमाणिक तरीके से कह रहा हूं जी। जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का चमकदार और विश्वसनीय चेहरा आया था 2018 में, जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रदेश की राजनीति में कोई लांछन दाग नहीं था, उनका विश्वास था। अपने बाबूलाल जी गौर साहब तो कहा ही करते थे कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के प्रति बड़े गंभीर हैं, और कर्ज माफी जैसा उन्होंने सीरियस नारा दिया। ऐसी स्थिति के बावजूद भी उन्हें स्पष्ट बहुमत मध्य प्रदेश ने नहीं दिया। आप कल्पना करिए, वोट शेयर बीजेपी से कम रहा और वोट शेयर बीजेपी से कम रहा, तो ऐसी स्थिति में आप दोबारा कमलनाथ जी से क्या अपेक्षा करेंगे? और नारायण त्रिपाठी को लगता ही नहीं, उनके सामने कमलनाथ जी के और शिवराज जी के मुकाबले में ये क्या है? या ये कहें कि उमा जी और माधवराव सिंधिया जी के सामने क्या है? ये इनकी कल्पना कैसे की जा सकती है? ये एक अलग से राजनीतिक पार्टी बना करके अपना वर्चस्व कायम कर लेंगे। उमा जी ने तो 5 सीटें जीत ली थी, इनके पास तो एक आ जाएगी, खुद जीत जाएंगे, वही बड़ी गंभीर बात है। क्योंकि जिस तरीके से कैंडिडेट उतरे हैं वहां, वो भी प्रभावशाली लोग हैं, कांग्रेस से भी और भाजपा से भी, तो इनसे इनकी सत्ता छीनना ही संभावना दिख रही है। ऐसी स्थिति में तो केवल ये है कि ये कमलनाथ जी के इशारे पर ये कह सकते हैं कि साहब मैं कुछ काट दूंगा वोट और यही मेरा भविष्य है राजनीतिक। तो ऐसा होता शर्मा जी, तो कमलनाथ जी एक कमजोर कैंडिडेट उतारते कि नारायण त्रिपाठी का ही सपोर्ट हो जाए मैयर में और वो निकल जाए सीट।
हाँ, ये बात है जो मेरी बात को कमजोर कर सकती है। ये वाला एक पक्ष है, बड़ा राजनीति में सब चीजें जायज है, क्योंकि ये तो सबको ही समझ में आ रहा है कि जब नारायण त्रिपाठी के सामने कांग्रेस कमजोर कैंडिडेट खड़ा करती तो नेचुरली भाजपा जीत जाती वहां से। इसलिए कांग्रेस तो अपनी संभावनाओं को देख रही है। लेकिन ब्रजेश जी, जो शर्मा जी भी कह रहे हो, आप भी कह रहे हैं, तो अगर कांग्रेस इतने प्रयास के बाद भी विंध्य में, जहाँ प्रियंका भी जा रही हैं, कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जा रहे हैं, वहाँ अगर वो नारायण त्रिपाठी के भरोसे ब्राह्मण वोट काटने की जुगत में है, तो इसका मतलब क्या मानना है कि हारी हुई लड़ाई लड़ रही कांग्रेस विंध्य में, या उन्होंने मान लिया कि विंध्य को उसके भरोसे पे छोड़ दे, वो ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड, महाकौशल से जहाँ कुछ हो सकता है वहाँ सरकार बना लेंगे? देखिए मनोज जी, एक समय था जब विंध्य की जो भूमि थी वो कांग्रेस के लिए बड़ी उपजाऊ थी, अच्छी फसल काटी उन्होंने, लेकिन ये फसल उजड़ गई। उजड़ कैसे गई कि आपने क्षत्रपों को कमज़ोर कर दिया और आपके अपने ही कर्मों की वजह से वहाँ आपका देखिए, आप ब्राह्मण चेहरा आपके पास नहीं बचा है, ठाकुर चेहरे को आपने एक तरह से हाशिए पे, जो राजनीति विंध्य की चलती है ब्राह्मण ठाकुर के क्षेत्र, उस पर वर्चस्व पे आप देखिए, आपने एक तो पलड़ा आपका कमज़ोर था ही, और एक को आपने अपने हाथों से कमज़ोर करने की कोशिश की है, जो 15 माह के बाद देख लीजिए आप, और उसके बाद लगातार 5 साल में आपने यदि एक सोचा कि अजय सिंह रावल भैया एक चेहरा है, बड़ा चेहरा है, उनके बड़े फॉलोअर्स हैं, वो पूरे प्रदेश में प्रभाव डालते थे, विंध्य में भी डालते थे, आपने उनको हंसिए पे ढकेल दिया। तो अब आपका नारायण त्रिपाठी जैसे लोग आपके लिए संजीवनी तो बन नहीं सकते। आपको एक ब्राह्मण चेहरे की तलाश थी, और वो संभावनाएं नारायण त्रिपाठी में कांग्रेस ने कहीं ना कहीं देखी होगी, 15 माह में जो नज़दीकियाँ बढ़ी हैं, लेकिन उसको आप उस तरीके से रणनीति के तहत अपने पाले में नहीं ला पाए, या अजय सिंह का विरोध रहा, या आपको लगा कि वो उतने फायदेमंद नहीं होंगे, तो आपको एक नेता वहाँ इतना बड़ा खड़ा नहीं कर पाया ब्राह्मण चेहरा। जो श्रीनिवास तिवारी जी के जो परिवार से था वो भी आपसे टूट गया, बड़ा नाम था और उनके बड़े फॉलोअर्स हैं वहाँ पे, उनके समर्थक हैं। निश्चित तौर पर आपने एक वहाँ पे एक चेहरे को और जो उनका पोता था उससे भी हाथ धो लिया, तो अब आपके पास कुछ है नहीं मनोज जी। आप नारायण त्रिपाठी पर दाव लगाओ, चाहे किसी पर भी लगाओ, हो सकता है मजबूरी हो कि आपको दाव लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास है नहीं, क्योंकि बीजेपी ने वहाँ एक ब्राह्मण चेहरा मजबूत कर लिया है, और वो चेहरा है राजन शुक्ला के रूप में। उनके पास तो तमाम चेहरे हैं वहाँ पे, वो ब्राह्मणों के अलावा भी अन्य वर्गों में भी उन्होंने पैंठ बना लिए। तो आप देखिए कि आपके पास अब कुछ है नहीं मनोज जी। तो आप नारायण त्रिपाठी को ऐसे दाव चल के सोच रहे हो कि हो सकता है कुछ फायदा हो जाए, भले ही ना हो, यदि नहीं भी दाव चल रहे हो तब भी आपका कुछ नुकसान तो होना नहीं है। तो हो सकता है कोशिश कर रहे हो, जो शर्मा जी कह रहे हैं कि नारायण त्रिपाठी के कंधे पे बंदूक रख के विंध्य में कुछ सफलता हासिल करने की एक कोशिश कर रही हो, क्योंकि आपको वहाँ पे अब तक नुकसान ही हुआ है और आगे भी संभावना नहीं है। चाहे वो अभय मिश्रा को भी आप ले गए हों, जिस तरह से वो आए उधर उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ गए हैं, तो आपके पास चेहरे हैं नहीं है। अजय सिंह रावल भैया अपनी सीट तक सिमट कर रह गए हैं। आपको कभी पता चला है कि आप पिछड़ा वर्ग का वहाँ पे सम्मेलन करते हो, अजय सिंह रावल भैया को नहीं बुलाते हो आप वहाँ पे? तो आपने जिस तरह से मंद का माहौल बना दिया है पिछले 5 साल में, मुझे लगता है कि अब वहाँ संभावनाएं आपकी कमज़ोर हो गई, तो इस तरह के दाव चलना ही पड़ेंगे आपको। हो सकता है कुछ संभावना मिल जाएँ तो बाद में आप नारायण त्रिपाठी को एक चेहरा बनाने की कोशिश करो, लेकिन ये इतना आसान है नहीं। बिल्कुल, और नारायण नारायण भजने के अपने लाभ है, लेकिन इस नारायण नारायण को भजने के नुकसान क्या है ये कांग्रेस भी देख चुकी है और भाजपा भी। बहरहाल अब समय की कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर विंध्य में एक टक्कर की कोशिश में ज़रूर है नारायण त्रिपाठी, लेकिन जो उनका प्रीवियस इतिहास रहा है और जो बीजेपी की वहाँ मजबूत पकड़ है और जिस प्रकार से कैंडिडेट उन्होंने उतारे, उसको देखकर साफ लगता है कि उनकी मंशा केवल चर्चाओं में आने की है। उनका पूरा फोकस है कि ब्राह्मणों के नेता के तौर पर वो पहचाने जाएं और इसकी आड़ में वो अपनी मैहर सीट को बचा लें और फिर बाकी कैंडिडेटों का जो हश्र हो हो। और एक तरह से दोनों लड्डू उनके हाथ में है कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं और 2018 जैसी परिस्थितियाँ बनती हैं, तो हो सकता है कि फिर इस बार जो उनकी मंत्री बन की ख्वाहिश थी वो शायद पूरी हो जाए। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।